इस वीडियो लेक्चर में एकादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। चैप्टर नंबर 8 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, अर्थ, प्रारूप तथा चुनाव। देखिए, इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले बहुत ही संक्षेप में पढ़ा था। आज हम इसे थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, संगठन के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि संगठन क्या है, इसका क्या महत्व है। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। एल.एच. हेने साहब की एक उनकी सूक्ति या उनकी परिभाषा कि संगठन को इतना योग्य होना चाहिए कि वह निर्विघ्न स्थिति में दीर्घ काल तक चलता रहे तथा सामान्य कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना कर सके, अर्थात वह स्थिर रहे। तो हमें जब भी हम अपने व्यवसाय के लिए व्यावसायिक संगठन या व्यावसायिक संगठन के किसी स्वरूप का चयन कर रहे होंगे, तो हमें इस बात पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा व्यवसाय निर्विघ्न स्थिति में और लंबे समय तक सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए स्थिर रहे, यानी कि हमेशा बना रह सके, दीर्घ काल तक चलता रहे। तो हम यही समझते हैं कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध क्या है व्यवसाय के स्वामित्व से, यानी कि किसका स्वामित्व होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एकाकी व्यापार एक व्यावसायिक संगठन का एक स्वरूप है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। साझेदारी में एक से ज़्यादा लोगों का स्वामित्व होता है। इसी तरह से कंपनी में बहुत सारे लोगों का स्वामित्व होता है। तो स्वामित्व के आधार पर ही दरअसल व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का निर्धारण होता है। ठीक है, तो व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व से है। स्वामित्व यानी कि ओनरशिप एक वैधानिक अवधारणा है, एक ऐसी वैधानिक अवधारणा जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार और उनके दायित्वों को तय करती है। स्वामित्व के विभिन्न स्वरूपों के साथ स्वामियों के अधिकार और दायित्व भी बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में व्यावसायिक स्वामित्व क्या होता है। देखिए, स्वामित्व से तात्पर्य है वस्तु या संपत्ति पर आपका लीगल टेंडर या लीगल राइट, वैधानिक अधिकार। वस्तुओं तथा सेवाओं की भांति व्यावसायिक इकाइयों यानी कि बिजनेस यूनिट्स का भी स्वामित्व होता ही है। यह स्वामित्व किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या सरकार के हाथों में हो सकता है। जिस व्यक्ति का किसी वस्तु या संपत्ति पर अधिकार होता है, हम उसे उसका ओनर यानी कि स्वामी कहते हैं। स्वामी अपने स्वामित्व के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु या संपत्ति को स्वतंत्र रूप से रख सकता है, बेच सकता है या उसे ट्रांसफ़र कर सकता है, हस्तांतरण कर सकता है। व्यावसायिक संस्था के इस स्वामित्व स्वरूप को ही हम व्यावसायिक संगठन का स्वरूप यानी कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो व्यावसायिक संस्था का स्वामित्व या संगठन ही व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहलाता है। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐतिहासिक विवेचन सिर्फ आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है जो आपने अभी तक सुना है। ये एग्ज़ाम में इस तरह से तो नहीं आता, लेकिन आपको इसे समझने की ज़रूरत होगी। देखिए, वाणिज्य का जैसे जैसे विकास होता चला गया, वैसे ही व्यवसाय अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ आज आधुनिक युग में, जटिल युग में पहुँच चुका है। तो सबसे पहले जब आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, तो एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड प्रचलन में आया। जैसे जैसे पूंजी की मात्रा संगठन की योग्यता की दृष्टि से ये छोटा पड़ता गया और हमें ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत हुई पूंजी की और संगठन की भी, तो हमने साझेदारी, पार्टनरशिप का प्रारंभ कर लिया। बाद में औद्योगिक क्रांति वगैरह हुई, तो ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के साथ साथ व्यवसाय का स्वरूप भी बदला। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा विशाल स्तरीय उत्पादन, कारखाना प्रणाली, विशिष्टीकरण आदि के कारण साझेदारी का स्वामित्व स्वरूप भी छोटा पड़ गया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मिश्रित पूंजी कंपनियों का जन्म हुआ, जो 19वीं शताब्दी की मध्य की घटना है। 19वीं शताब्दी के मध्य की घटना समझते हैं। 19वीं शताब्दी जब हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी से तात्पर्य होता है 1800 से लेकर के 1899 तक, ये 19वीं शताब्दी है। और इसका मध्य यानी कि 1850 के आसपास। ओके, तो 19वीं शताब्दी के मध्य में मिश्रित पूंजी कंपनियों की शुरुआत हो गई। ओके,
तो गलत हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं में दूरगामी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों का आविर्भाव यानी कि इमरजेंस यानी कि शुरुआत हुई। व्यावसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं अब हम उनकी बात करते हैं। एक ही व्यक्ति अगर चलाता है व्यवसाय को, या कभी कभी कई लोग मिल कर के चलाते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग मिल कर के उस बिज़नेस को चलाते हैं कंपनियों के रूप में, तो हम इसे कैटेगराइज करेंगे। अगर हम संगठन को जानना चाहें तो ये 3 क्षेत्र में आते हैं। व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। आशय अगर कहा जाएगा तो आप ऊपर पढ़ चुके, अब आगे कहा जाएगा व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या क्या आएगा? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। निजी क्षेत्र 2 तरह के हो सकते हैं, गैर निगमित यानी कि जिनका इनकॉर्पोरेशन ना हुआ हो, और निगमित। ठीक है, तो जो गैर निगमित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ज़रा से जान लेते हैं। जो गैर निगमित होंगे उनमें आएंगे एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। ये सब क्या हैं डिटेल में हम इन्हें बाद में जानेंगे। संक्षेप में ये जान लें कि एक व्यक्ति का बिजनेस एकल स्वामित्व, जो संयुक्त हिंदू परिवार हैं उनका जो पैतृक बिजनेस चल रहा होता है उसमें परिवार के सभी सदस्य सहयोग देते हैं, उसको हम हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। तो ये भारत में काफ़ी प्रचलन में रहा लंबे समय तक। साझेदारी यानी पार्टनरशिप, एक से ज़्यादा लोग मिल करके जब कोई बिजनेस करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में एक निश्चित अनुपात में बांट लेते हैं तो ये साझेदारी कहलाती है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? ये भी एक तरह की साझेदारी है, मगर यह किसी कार्य विशेष को, कोई कार्य विशेष होगा उसको पूरा करने के लिए या किसी समय विशेष तक के लिए ये साझेदारी होती है। ठीक है, ये समय विशेष पर आधारित होती है। तो कुल मिलाकर के ये तो हो गए गैर निगमित। निजी क्षेत्र में निगमित भी आते हैं, इसमें संयुक्त पूंजी कंपनियां आती हैं और कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज आते हैं। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज में जैसे लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और भी विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आपने सुना होगा। कई सारी कंपनियां भी लखीमपुर में आपने सुनी होंगी चलती हैं। तो निगमित और गैर निगमित का मतलब क्या होता है? इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है और ये निगमित कंपनियां रजिस्ट्रेशन से ही अस्तित्व में आती हैं। जो गैर निगमित हैं ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक होता है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता नहीं होती। इसीलिए ये गैर निगमित और निगमित कैटेगरी रखी गई। जो इधर की बात करें हम सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र में भी गैर निगमित और निगमित संस्थाएं आती हैं। जो गैर निगमित होते हैं ये सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, विभागीय संगठन हम इन्हें बोलते हैं। जैसे इसमें रेलवे मिनिस्ट्री है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री है। ठीक है, फिर मंडल संगठन आते हैं, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप अपने यहाँ का यूपी बोर्ड पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और पब्लिक ट्रस्ट होते हैं जो सरकार के ट्रस्ट हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे सरकार ने एक राम मंदिर ट्रस्ट बना दिया, ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं। तो ये सब सरकारी संगठन सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत गैर निगमित में आते हैं। संयुक्त क्षेत्र यानी कि जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की पार्टनरशिप होगी, इसे पीपीपी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली क्या होगा इसके बारे में इन्होंने अभी नहीं बताया। इसके बारे में इतना ही जान लीजिए कि ये किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं, जो है निगमित या गैर निगमित। वैसे ये निगमित ही होंगे, लेकिन उसे डिटेल में हम बाद में जानेंगे। पहले हम निगमित में जान लें कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमित में कौन आएंगे? पब्लिक कॉरपोरेशन आएंगे। इसमें जैसे LIC वगैरह आते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी में जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे आपने भेल सेल सुना होगा ना, ये कंपनियां इसमें आती हैं। तो अब एक एक करके इन्हें जानेंगे। निजी क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर स्वामित्व कुछ लोगों के, व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी सेक्टर के लोग जो उद्योगपति वगैरह होते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना निजी स्वामित्व के रूप में होती है। ऐसे उपक्रमों को निजी कहने का कारण यह है कि इनका स्वामित्व जो है वो निजी लोगों के हाथ में होता है, पर्सन्स के हाथों में होता है। इसमें सरकार चाहे केंद्र, प्रांत या स्थान विशेष की हो, इसका किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है।
ये दो भागों में आते हैं, गैर निगमित और निगमित। गैर निगमित श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक संगठनों को बिना किसी पंजीकरण से शुरू किया जा सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति सोचता है कि वो चाय का स्टॉल खोलेगा, तो आज उसके मन में विचार आए तो कल से शुरुआत कर सकता है या आज से भी शुरुआत कर सकता है। निगमित श्रेणी में आने वाले जो व्यावसायिक संगठन होते हैं, उनको प्रारंभ करने के लिए ढेर सारी औपचारिकताएँ हैं पंजीकरण की, उन्हें पूरा करना होता है। इनके पंजीकरण होने के बाद ही ये निगमित श्रेणी के जो व्यावसायिक संगठन है वो अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एकल स्वामित्व को हम पहले भी सुन चुके हैं, एक बार फिर से जानते हैं कि एकाकी व्यवसाय में एक ही व्यक्ति स्वामी होगा, पूंजी भी वही लगाएगा, प्रबंध भी वही करेगा, स्वयं जोखिम उठाएगा, संपूर्ण लाभ हानि का दायित्व भी उसी का होगा। यह व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम और सरलतम स्वरूप माना जाता है। इसके बाद में संयुक्त हिंदू परिवार आता है। मैं अभी इसके बारे में बता चुका था कि एक व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्य होंगे। व्यवसाय का नियंत्रण आधिकारिक रूप से परिवार के मुखिया यानी कि कर्ता के हाथों में होगा। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया यानी के नियंत्रण और निर्देशन में ही कार्य करते हैं। मुखिया का दायित्व असीमित तथा शेष सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। साझेदारी, इसमें कम से कम 2 अधिक से अधिक 20 व्यक्ति, बैंकिंग बिजनेस में 10 व्यक्ति मिलकर एक अनुबंध के अंतर्गत व्यावसायिक संस्था की स्थापना करके उसका संचालन करते हैं। होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। साझेदारी फर्म का नियमन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार होता है। संयुक्त साहस क्या है? व्यावसायिक संगठन के इन स्वरूप के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अधिकतम संख्या का इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मिलकर के व्यवसाय को अस्थायी रूप से चलाते हैं। अस्थायी रूप से इसलिए क्योंकि ऐसा करने से जो लाभ होगा उसे भी आपस में ये बांटेंगे एक पूर्व निर्धारित अनुपात में। कोई भी कार्य विशेष है वो पूर्ण हो जाए तो संयुक्त साहस अपने आप ख़त्म हो जाता है। ऐसी व्यावसायिक संस्था माल का प्रेषण करने के लिए, कंपनी के अंशों और ऋणपत्रों का अभिगोपन करने के लिए, अभिगोपन का मतलब होता है इस बात की गारंटी देने वाले लोग कि कंपनी के शेयर जो कंपनी बेचना चाह रही है वो अगर लोगों ने नहीं खरीदा तो हम खरीद लेंगे। इसमें बड़ी कंपनियों के अभिगोपन में बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, तो बहुत बार एक कंपनी नहीं 2 या 3-4 लोग मिल करके उस कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं। इसको अभिगोपन कहा जाता है। भवन या सड़क या पुल, नहर वगैरह इनके निर्माण से संबंधित जो बड़े काम होते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो उन्हें भी संयुक्त साहस के रूप में किया जा सकता है। फिर आती है संयुक्त पूंजी कंपनी। इसके बारे में आप सुनते ही होंगे, जैसे रिलायंस कंपनी है या टाटा एयरटेल है, जियो है ना। तो ये सारी कंपनियाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। निगमित श्रेणी का ऐसा व्यावसायिक संगठन जिसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या इससे पहले के किसी अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होती है जिसका अपने सदस्यों से अलग एक अस्तित्व होता है। कंपनी की स्थापना प्रायः तब की जाती है जब अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो हम जोखिम कम करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना करते हैं। ये 2 तरह की होती हैं, निजी और पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। अच्छा, फिर आता है अंत में सहकारी उपक्रम। सहकारी उपक्रम को जान लीजिए। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज सहकारी संस्थाएं ऐच्छिक संघ के रूप में चलती हैं। ऐच्छिक संघ इसलिए क्योंकि इसमें सदस्य अपनी इच्छा से जब तक चाहें तब तक जुड़े रह सकते हैं, जब निकलना चाहें निकल सकते हैं। ऐसी संस्थाओं का जो पंजीकरण होता है वह सहकारी समिति अधिनियम 1912 यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत होता है। इन पर निजी क्षेत्र के अन्य व्यावसायिक संगठनों या स्वरूपों की अपेक्षा अधिक सरकारी नियंत्रण रहता है। सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता, वरन अपने सदस्यों की सेवा करना होता है। तो ये तो हमने जान लिए निजी क्षेत्र के जो व्यावसायिक स्वरूप हो सकते हैं। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये विभागीय संगठन हो सकते हैं। अभी मैंने बोला था कि केंद्र, राज्य या स्थानीय स्वामित्व और नियंत्रण में आने वाले ये जो विभाग होते हैं इनका प्रबंध और संचालन संबंधित मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जैसे भारतीय रेलवे विभाग का कौन करेगा संचालन? रेलवे मिनिस्टर करेगा। भारतीय तार डाक विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सब के मंत्रालयों के अधीन ये कार्य करते हैं। बोर्ड मैंने अभी आपको बताया था कि सरकारी उपक्रम का प्रबंध सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र मंडल करते हैं। ऐसे मंडल का अस्तित्व अन्य सरकारी विभागों से काफ़ी अलग होता है। भारत में ऐसे मंडलों का गठन विद्युत और बहुउद्देशीय परियोजनाओं, कुटीर लघु उद्योगों के आदि के संबंध में किया जाता है। भाखड़ा नंगल मंडल, हीराकुंड
नियंत्रण मंडल, चंबल नियंत्रण मंडल, अखिल भारतीय हथकरघा मंडल, ये सब सरकार के द्वारा अलग से बनाए गए संगठन हैं जो विभिन्न कार्य विशेष के लिए बनाए गए थे। और सार्वजनिक प्रन्यास पब्लिक ट्रस्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे विभिन्न विकास प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण आप सुनते होंगे, इसमें नगर पालिका क्षेत्र वगैरह शामिल होते हैं, इन्हें पब्लिक ट्रस्ट बोलते हैं। जैसे लखीमपुर भी एक पब्लिक ट्रस्ट है, लखीमपुर नगर पालिका, समझ गए। सार्वजनिक निगम पब्लिक कॉरपोरेशंस, इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसे आप IDBI के रूप में जानते हैं, ये सब पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं। कॉरपोरेशन इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी स्थापना समझ लीजिएगा कि संसद के विशेष अधिनियम द्वारा होती है। इसका आशय क्या है, संसद का विशेष अधिनियम यानी कि भारत की संसद लोकसभा और राज्यसभा में कोई एक एक्ट पारित करेगी, उस एक्ट जो कि बेसिकली इन सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के लिए ही बनाया जा रहा होगा, तो वो एक्ट पारित होगा और इन कंपनियों की स्थापना हो जाएगी। इन्हें कहीं और रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप समझ लीजिए कि IDBI बैंक ये भी एक्ट के अंतर्गत स्थापना इसकी हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम, दामोदर घाटी निगम आदि, ये सब पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। सरकारी कंपनी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। इसकी पेडअप कैपिटल का कम से कम 51% भाग, यानी कि 51% स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इन दोनों में से अंशतः मिला जुला किसी एक के पास 51% होना चाहिए, दोनों के पास भी मिला करके 51% होना चाहिए। कुल मिला के सरकारी कंट्रीब्यूशन 51% होना चाहिए। सरकारी कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण स्वामित्व वाली जिसमें पूरा का पूरा अंश सरकारों के ही पास होती हैं, मिश्रित स्वामित्व वाली जिसमें कुछ जनता का कुछ सरकार का, लेकिन सरकार का 51% होना अनिवार्य है, ठीक है। भारत में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं। फिर जब संयुक्त क्षेत्र की बात आती है तो इसमें समझ लीजिएगा कि संयुक्त उपक्रमों में सरकार और निजी उद्यम मिलकर के काम कर सकते हैं। पूंजी क्रमशः 51 और 49%, यानी सरकार की जो है वो 51% कम से कम होगी और निजी क्षेत्र की 49% होगी, ताकि सरकार के ही होल्ड में सब कुछ रहे। जिसकी पूंजी ज़्यादा होगी 51%, उसके नियंत्रण में चीज़ें होंगी और दूसरे को उसकी सहयोग में काम करना होता है, ठीक है। तो संयुक्त क्षेत्र के प्रादुर्भाव का आधार क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट भी है, और इसीलिए ये संयुक्त क्षेत्र प्रचलन में आया है। इसको आप PPP भी बोलते हैं, क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव कैसे करें, इस टॉपिक पे कल पढ़ेंगे। आज जो आपने सुना इसको एक बार फिर से देखिए और बार बार देखिए, ताकि आप